हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का 25th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 142 टॉपिक हम प्रीवियस 24 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस के बारे में, देन जानेंगे डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी कि डार्ट मिशन क्या है, ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में बात करेंगे, साउथ की एक पेंटिंग शीतन वासल के बारे में बात करेंगे, जानेंगे वाटर ट्रेडिंग क्या होती है, साइंस का एक कॉन्सेप्ट कॉफ़ी रिंग इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि कोल गैसिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोल को पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है विथ एयर, ऑक्सीजन, स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ फ्यूल गैस। सेकेंड ऑप्शन स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये प्रोड्यूस करता है सिन गैस, जो कि केवल मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि कोल गैसिफिकेशन जो प्रोसेस है, इसमें पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है कोल को विथ एयर, ऑक्सीजन, स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो सिन गैस होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का ही केवल मिश्रण होता है, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें मीथेन, वाटर वेपर एंड प्राइमरी रूप से CO2 भी शामिल होती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा A1 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस है, इसमें कोल को पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है विथ एयर, ऑक्सीजन, स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ फ्यूल गैस। देन फिर इस गैस का जो यूज़ किया जाता है पाइप, नेचुरल गैस और मीथेन के रूप में फॉर ड्राइविंग द एनर्जी। इसका अगर हम प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस की अगर बात करें, तो ये इसके अंतर्गत सिन गैस प्रोड्यूस करता है कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस में। ये जो सिन गैस होती है मिक्सचर होती है कंसिस्टिंग, जो कि प्राइमरली रूप से मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का मिश्रण होती है। सिन गैस को यूज किया जाता है फॉर प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स, फ्यूल्स, सॉल्वेंट्स एंड सिंथेटिक मटेरियल बनाने के लिए। इसके अलावा इसका अगर हम डायग्राम देखें, तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोल को ऑक्सीडाइज कराया जाता है। इसमें वाटर का भी यूज किया जाता है और इसके अंतर्गत कोरेसिव, स्लैग और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का उपयोग किया जाता है, जिसमें सिन गैस बाद में प्रोड्यूस होती है CO प्लस H2 के रूप में, और बाय प्रोडक्ट के रूप में H2S, CO2 और स्लैग का मिश्रण निकलता है। और जब उसको क्लीन कर लिया जाता है, तो एक तरीके से क्लीन CO प्लस H2 के रूप में सिन गैस हमें मिल जाती है। और फिर इस सिन गैस का उपयोग हम आगे एनर्जी ड्राइव करने के लिए किया जाता है। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, तो जो स्टील कंपनी है इसको यूज करती है कोकिंग कोल को फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। मोस्ट ऑफ द जो कोकिंग कोल होता है वो इम्पोर्टेड करना पड़ता है और वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। अगर उसके हमें कॉस्ट कट करनी है प्लांट की, तो यूज़ किया जाता है सिन गैस का, जो कि कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस से हमें मिलती है। इसके अलावा ये प्राइमरली रूप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है और केमिकल फीड स्टॉक के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही इसमें जो हाइड्रोजन इससे निकलती है उस कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस से, तो उसको वेरियस पर्पस के लिए यूज किया जाता है फॉर मेकिंग अमोनिया को बनाने के लिए, जिसका NH3 होता है। और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगर हम हाइड्रोजन इकोनॉमी की अगर बात करें, तो इस तरीके की इकोनॉमी है जिसमें हाइड्रोजन को एक कॉमर्शियल फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाएगा, जो कि एक देश की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। इसमें जो हाइड्रोजन है एक जीरो कार्बन फ्यूल के रूप में है, क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है वह ना के बराबर होता है, इसलिए जो इसको एक क्लीन एनर्जी के रूप में माना जाता है। और इसको जो प्रोड्यूस किया जाता है वह सोलर एंड विंड एनर्जी, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, उनके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ये एक फ्यूचर का एनर्जी फ्यूल कहा जाता है, जिसको हम व्हीकल्स और एनर्जी स्टोर्स के लिए हम इसको आगे फ्यूचर में यूज किया जा सकता है। जो हाइड्रोजन इकोनॉमी है उसमें हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से लेकर उसके यूटिलाइजेशन के सारे डिफरेंट जो पाथवे हैं उसके बारे में बात की जाती है। इस जो हाइड्रोजन इकोनॉमी की जो टर्म कॉइन की थी फर्स्ट टाइम 1970 में की गई थी, किसके द्वारा? जॉन बॉकरिस के द्वारा। और उन्होंने उस टाइम पे मेंशन किया था कि जो हाइड्रोजन इकोनॉमी होगी रिप्लेस कर देगी जो करंट जो हाइड्रोकार्बन बेस्ड इकोनॉमी है उसको, और जो एक क्लीनर एनवायरनमेंट के लिए
ये काम करेगी। इसके अलावा हम हाइड्रोजन फ्यूल के कुछ टाइप देख लेते हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, इसमें वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हाइड्रोजन का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसमें किसी भी तरीके के केमिकल का कोई रिलीज नहीं होता। इसके लिए ये क्लीन एनर्जी के रूप में जानी जाती है। इसको इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा जो ग्रे हाइड्रोजन होती है, इसको जनरेट किया जाता है फॉसल फ्यूल्स या नेचुरल गैस के द्वारा, जिससे इससे हार्मफुल इमिशन होते हैं एनवायरनमेंट में। जब अगर हम ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन की अगर बात करें, इसमें ओल्ड मेथड का यूज किया जाता है, जिसमें कोल को आपके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें भी जब ब्लैक तब कहा जाता है जब जो कोयले की जो सबसे ख़राब क्वालिटी होती है बिटुमिनस, उसका यूज किया जाता है। और जब ब्राउन तब कहा जाता है जब लिग्नाइट कोयले का यूज करके हाइड्रोजन बनाई जाती है। इसके अलावा जो ब्लू हाइड्रोजन होती है, उसको भी हाइड्रोकार्बन के थ्रू जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत जो इमिशन होते हैं, जो भी हार्मफुल इमिशन होते हैं, उन्हें कैप्चर करके स्टोर कर दिया जाता है। किस मेथड से? कार्बन कैप्चर स्टोरेज मेथड से, CCS मेथड से उनको स्टोर कर दिया जाता है। ये बेटर ऑप्शन होता है जो ग्रे हाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं उससे। और साथ ही लेकिन इसमें पूरी तरीके से जो इमिशन होते हैं, पूरी तरीके से हम उसको स्टोर नहीं कर पाते। 10 से 12% फिर भी जो इमिशंस होते हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। तो इसमें सबसे जो क्लीन जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में है। तो ये था क्वेश्चन हमारा कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट से संबंधित है। उसमें पूछा गया है कि अभी न्यूज़ में रहा ये क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अ लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा फॉर प्लेनेटरी डिफेंस। सेकेंड में क्या है, सोलर पावर 2-सीटर एयरक्राफ्ट डिजाइंड बाय जापान, स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय द चाइना, रीयूजेबल रॉकेट डिजाइंड बाय द इसरो। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये एक लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट नासा का है जो कि प्लेनेटरी डिफेंस के लिए इसको यूज किया जा रहा है। अभी ये हाल ही में इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि इसको जो 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। और जो ये लॉन्च किया गया है जो डायमॉर्फस है, एक एस्ट्रॉयड है जो कि पोटेंशियल थ्रेट है हमारी अर्थ पर, तो उससे कोलाइड करके इसकी ट्रेजेक्ट्री को वो चेंज कर देगा। तो इसने जो अभी ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये कोलाइड करने के लिए सेट हो चुका है इन स्पेस। साथ ही साथ ये एक फर्स्ट काइनेटिक इम्पैक्टर मेथड है फॉर प्लेनेटरी डिफेंस के लिए, जिसमें डार्ट जो स्पेसक्राफ्ट होगा कोलाइड करेगा विथ एस्ट्रॉयड डायमॉर्फस से। इस मेथड में क्या किया जाता है, जो काइनेटिक इम्पैक्टर मेथड के अंतर्गत एक सेंड किया जाता है एक स्पेसक्राफ्ट को, जो कि उस एस्ट्रॉयड से टकराएगा और उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी उस एस्ट्रॉयड की, उस ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे उसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाती है और जो अर्थ के ऊपर जो पोटेंशियल थ्रेट था वो टल जाता है। इसके अलावा जो डार्ट है एक लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट है। ये स्पेसक्राफ्ट हाई रेजोल्यूशन इमेज कॉल्ड डिडिमोस रिकॉनेंस एंड एस्ट्रॉयड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन यानी कि ड्रैको को भी साथ में लेके गया है। ये क्या करेगा, इमेज लेगा ड्रैको, जो कि रियल टाइम जो इमेज होंगी उसको अर्थ पे सेंड करेगा। साथ ही साथ जब कोलाइड हो जाएगा ये, तब उसकी जो इम्पैक्ट करेगा जो डायमॉर्फस की सरफेस पे, उसके भी ये इमेजेस को, रियल टाइम इमेजेस को सेंड करेगा, जिसकी हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक स्मॉल सैटेलाइट और क्यूब सेट को भी लेके गया है, जिसका नाम है लिसिया क्यूब लाइट इटालियन क्यूब सेट फॉर इमेजिंग फॉर एस्ट्रॉयड। ये भी जो कि कैप्चर इमेज करेगा किसके लिए, जब वह टकराएगा कोलाइड करेगा डार्ट डायमॉर्फस से, तब उसमें जो क्रिएटर क्रिएट होगा तो उसकी ये इमेज लेने का काम करेगा। इसके अलावा इसको देख लेते हैं। ये जो डायमॉर्फस है और ये डार्ट को इस तरीके से भेजा गया है, इसके साथ में लिसिया क्यूब भी गया है। तो ये डार्ट इसकी जो यहाँ पर जो ट्रेजेक्ट्री होगी उसको हल्का सा डिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे उसका जो पोटेंशियल थ्रेट है अर्थ के ऊपर वह उसको समाप्त कर देगा। इसके अलावा इस लिसिया क्यूब के द्वारा जो क्रिएटर इस पर जो जनरेट होगा उसकी इमेज को सेंड कर दिया जाएगा अर्थ सरफेस पे, जिसकी स्टडी करके जो आगे के इस तरीके के अगर पोटेंशियल थ्रेट होते हैं तो उसमें एफिशिएंट और ज़्यादा अच्छे से मिशन को एफिशिएंटली तैयार किया जा सकता है। ये था क्वेश्चन हमारा डार्ट मिशन पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस इंस्टीट्यूट ने ऑपरेशन मेघ चक्र का को कंडक्ट कराया था।
तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसको सीबीआई के द्वारा अभी ऑपरेशन मेघ चक्र को कंडक्ट कराया गया। जान लेते हैं ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है। सीबीआई ने इसको कंडक्ट कराया सर्चेस किसके लिए, 20 स्टेट्स के लिए एंड एक यूनियन टेरिटरी के लिए, पैन इंडिया बेसिस पे, अगेंस्ट जो सर्कुलेट करते हैं या शेयर करते हैं जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो मटेरियल होते हैं उसके खिलाफ। इस मेघ चक्र की अगर बात करें तो जो ऑपरेशन कोड नेम मेघ चक्र इसका नाम दिया गया है। ये जो सिंगापुर की स्पेशल यूनिट है इंटरपोल की, उसके द्वारा कुछ इनपुट्स दिए गए थे, उसके आधार पर इसको चलाया जा रहा है मेघ चक्र को। और इससे पहले नवंबर 2021 में एक ऑपरेशन कार्बन भी चलाया गया था, जिसके वो सिमिलर टाइप का ही एक ऑपरेशन था जो कि 13 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत इसको चलाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए मेघ चक्र और जो ऑपरेशन कार्बन है किस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाए गए हैं, ये सीबीआई के द्वारा ये कंडक्ट कराए गए हैं। इसके अलावा हम सीबीआई और इंटरपोल के बारे में भी देख लेते हैं। ये सीबीआई है, इसको 1963 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था होम मिनिस्ट्री के एक रिजोल्यूशन के द्वारा। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। और इसको जो पावर दी गई है वे दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, उसके अंतर्गत इसको पावर दी गई हैं। इसके अलावा ना तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ना ही किसी तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये इसको आरटीआई से भी एग्जेम्प्ट रखा गया है। जो इंटरपोल के साथ जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉडी है अगर इंडिया के अंतर्गत, वो सीबीआई ही है। और साथ ही ये इंडिया के अंतर्गत एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अगर हम इंटरपोल की बात कर लें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1923 में। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ICPO के नाम से जाना जाता है और ये वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल का काम करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में, लियोन फ्रांस के अंतर्गत, लियोन फ्रांस में। ये था हमारा क्वेश्चन ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीतन वासल पेंटिंग से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो सीतन वासल पेंटिंग है सिचुएटेड है पुदुकाट इन तंजौर में। ये केव है बिल्ड किया गया था बाय द महेंद्र बर्मन और उसके सन नरसिम्हा बर्मन के द्वारा। और ये जो पेंटिंग जो बेस्ड है वो जैन समोसरण पर बेस्ड है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये पुदुकाट इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको महेंद्र बर्मन और उसके सन नरसिम्हा बर्मन के द्वारा बिल्ड किया गया था, करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो थर्ड स्टेटमेंट में ये जैन समोसरण से पर बेस्ड पेंटिंग्स हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि सीतन वासल जो केव है उसके अंतर्गत कुछ डैमेज और वैंडलाइज्ड किया गया था, तो उसके लिए कंजर्वेशन मेजर चलाए गए जा रहे हैं। किसके द्वारा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। उनने इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल चेक्स और ट्रैक करने के लिए, जो कि पब्लिक एक्सेस वाला जो एरिया है उसके लिए वो डिजिटली उसको चेक करेंगे और ट्रैक करेंगे, जिससे किसी तरीके का उसमें डैमेज और वैंडलाइजेशन के घटनाएँ ना हों। जो सीतन वासल जो पेंटिंग है रेफ़र करती है एक मूरल पेंटिंग है। ये मूरल पेंटिंग वो होती हैं जो कि दीवारों पर बनाई जाती हैं। ये जो सीतन वासल जो जैन केव है उसके अंतर्गत ये उनकी सीलिंग और उसकी दीवारों पर बनाई गई है इन तमिलनाडु। इसके अलावा इस जो पेंटिंग को जो संरक्षण दिया गया था वो पांड्य रूलर के द्वारा दिया गया था। और इसके अंतर्गत जो पेंटिंग में पांड्य जो किंग है और उसकी क्वीन और साथ ही साथ एक डांसिंग गर्ल का भी पेंटिंग बनी हुई है। अगर हम सीलिंग की बात करें केव की, तो ये डिपिक्ट करता है एक लोटस टैंक को, जो कि एक नेचुरल लुकिंग इमेज की तरह दिखती है, जिसके अंतर्गत मैन है, एनिमल हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं समोसरण फेथ ऑफ द जैनिज्म को। इसको जो बनाया गया है वो फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक से बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि गीले प्लास्टर पर ही दीवार पर पेंटिंग का निर्माण कर दिया जाता है। और ये एक मेडिवल इंडिया की एक बेस्ट फ्रेस्को पेंटिंग मानी जाती है, जो कि किसके बाद? अजंता केव और बाघ केव्स के बाद। इसके अलावा जो सीतन वासल केव है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखें तो सीतन वासल
एक नॉर्थ तमिलनाडु के अंतर्गत एक रॉक कट केव है जो सीतनवासन विलेज में स्थित है। फर्स्ट सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक ये जैनिज्म का एक गढ़ रहा था। यहाँ पर प्रिवलेंट था जैनिज्म। इसके अलावा टॉप ऑफ द हिल पे देखें तो एक जैन स्टोन भी स्थापित किया गया था और ये तीर्थ स्थान रहा 9th सेंचुरी AD तक जैन के लिए। इसके अलावा जो केव टेम्पल है ये बिल्ड किया गया था पल्लव किंग महेंद्र वर्मन, और जो उनके जो किससे पहले जब वह हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए थे, जैन से हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए थे, उससे पहले इनका निर्माण कराया था पल्लव किंग महेंद्र वर्मन के द्वारा। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन बताते हैं कि जो इसके रिस्टोरेशन का जो क्रेडिट जाता है वह जो पांड्यन किंग थे मैरन सेंदन और या इनको एरिकेसरी मारवर्मन के द्वारा इसका रिस्टोरेशन कराया गया था। ऊपर जो हिल टॉप पर रामा बेड है वो एक पिलग्रिमेज साइट्स है जैनों के लिए, जो कि 9th सेंचुरी AD तक ये एक सेंटर रहा जैन पिलग्रिमेज का। इसके अलावा जो पुत्तुकोटोई जो रीजन है वहाँ कई सारी मेगालिथिक बुरियल साइट्स भी देखने को मिली हैं। ये सीतनवासल केव का ये इमेजेस हैं जिसमें दीवारों पर ही चित्रों को उकेरा गया है बाय द फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक्स के द्वारा। ये था हमारा क्वेश्चन सीतनवासल पेंटिंग से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बार्टर ट्रेडिंग से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि बार्टर ट्रेडिंग एक प्रोसेस है फॉर बाइंग एंड सेलिंग बार्टर एक्सेस, जो एंटाइटलमेंट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं उसके लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो फर्स्ट ट्रेडेबल बार्टर प्राइस जो फ्यूचर इंडेक्स था वो लॉन्च किया गया था ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज लिमिटेड के द्वारा। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है वह करेक्ट है। ये एक प्रोसेस होती है बाइंग एंड सेलिंग बार्टर के एक्सेस का जो एंटाइटलमेंट होता है, उनका जो अधिकार होता है उसको खरीदने या बेचने के लिए। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जबकि सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज लिमिटेड के द्वारा फर्स्ट ट्रेडेबल बार्टर प्राइस फ्यूचर इंडेक्स लॉन्च किया गया था, तो ये गलत है। ये शिकागो के द्वारा किया गया था। शिकागो एक्सचेंज लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था फर्स्ट ट्रेडेबल बार्टर प्राइस फ्यूचर इंडेक्स को। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 ओनली। इसके बारे में देखते हैं। अभी नीति आयोग ने एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं फॉर ट्रेडिंग इन बार्टर ऑन कमोडिटी एक्सचेंज के रूप में। जैसे कि हम गोल्ड, सिल्वर और ऑयल का जिस तरीके से एक्सचेंज करते हैं उसी तरीके से बार्टर का भी एक्सचेंज किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है कि एक बेटर प्राइस डिस्कवरी हो सके बार्टर की, साथ ही साथ इसका एफिशिएंट यूज हो सके, साथ ही इसके अंदर का जो बार्टर से संबंधित बार्टर रिसोर्सेज से संबंधित ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसके अंतर्गत इन्वेस्ट किए जाएँ। जो बार्टर ट्रेडिंग है एक ट्रेडिंग प्रोसेस होती है जिसमें इंटाइटलमेंट खरीदते हैं फॉर बार्टर एक्सेस के, जिसको अधिकांश से एक बार्टर राइट्स के रूप में बोला जाता है। इसको खरीदने बेचने के प्रोसेस इसके अंतर्गत होती है। और जो बार्टर ट्रेड है अलाउ करता है बार्टर होल्डर को कि वे डिसाइड कर सके कि उसको इसको खरीदना है या बेचना है एट द पर्टिकुलर टाइम। उसके पास बार्टर राइट्स आ जाते हैं। और फर्स्ट ट्रेडेबल बार्टर प्राइस फ्यूचर इंडेक्स की अगर आप बात करें तो लॉन्च किया गया था शिकागो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इन 2020 में। और इसी तरीके की प्रैक्टिस ऑस्ट्रेलिया, चिली और USA जैसे देशों में भी अपनाई जाती हैं। ये था हमारा क्वेश्चन बार्टर ट्रेडिंग से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉफ़ी रिंग इफेक्ट से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो कॉफ़ी रिंग इफेक्ट है ये आउटवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ द सस्पेंडेड कॉफ़ी पार्टिकल के द्वारा किया जाता है। इट मीन्स इसका जो कारण है कॉफ़ी रिंग इफेक्ट का, वो जो सेंटर से जो सस्पेंडेड कॉफ़ी पार्टिकल होते हैं उनके आउटवर्ड ड्रिफ्ट मोशन के कारण होता है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो कॉफ़ी रिंग पैटर्न है वो ओरिजिनेट होता है एवोपरेशन ऑफ द ड्रॉप के कारण, जिसके कारण इंड्यूस होता है कैपिलरी फ्लो। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये सस्पेंडेड जो कॉफ़ी पार्टिकल के सेंटर से आउटवर्ड ड्रिफ्ट के कारण होता है। तो अभी रिसर्च हुई है जिसमें आउटवर्ड ड्रिफ्ट के साथ साथ इनवर्ड ड्रिफ्ट भी उसके अंतर्गत होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इवोपरेशन ऑफ ड्रॉप के कारण एक कैपिलरी फ्लो इंड्यूस होता है, इसके कारण से कॉफ़ी रिंग पैटर्न ओरिजिनेट होता है। तो इसमें ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B2 ओनली।
चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो इमेज है एक कॉफ़ी के स्पॉट की है। अगर किसी कागज़ या किसी कपड़े पर अगर कॉफ़ी फैल जाती है तो वो इस तरीके से एक सर्कल शेप में बना लेता है, एक रिंग की तरह फॉर्म हो जाता है, जिसमें इसका जो आउटर पार्ट होता है वह एक डार्कर होता है, जबकि जो इनर पार्ट होता है वह लाइटर फॉर्म में होता है। तो इसी इफेक्ट को कॉफ़ी रिंग इफेक्ट बोला जाता है। इसमें कॉफ़ी रिंग इफेक्ट जिसमें आपको आउटर पार्ट डार्क दिखेगा और जो इनर पार्ट है वह लाइटर दिखेगा। इसमें एक साइंस का कॉन्सेप्ट है कि जो हर एक जो पार्टिकल होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वह मिनिमम सरफेस टेंशन को अडेयर करे और मिनिमम सरफेस एरिया पर पहुंचने की उसकी टेंडेंसी होती है। और अगर हम देखें तो स्फीयर जो होता है उसका जो सरफेस जो एरिया होता है सबसे मिनिमम होता है। इसके कारण से जो वाटर बबल भी हमें देखने को मिलता है, वाटर वह स्पेरिकल शेप में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी रिसर्चर ने जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के कॉफ़ी रिंग इफेक्ट से संबंधित एक नई रिसर्च की है। कॉफ़ी रिंग इफेक्ट के बारे में अगर देखें तो जो कॉफ़ी रिंग होता है ये एक पैटर्न छोड़ जाता है जब भी पार्टिकल जो लिक्विड होता है वो एवोपरेट हो जाता है तब। इसमें जब कोई कॉफ़ी स्पिल हो जाती है किसी कागज़ या आपकी किसी सरफेस पे तो वो इस तरीके से एक इफेक्ट बना लेती है। पेरीमीटर पर उसके जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये डार्कर साइड हो जाती है और जो इनर साइड होती है वो लाइटर साइड के रूप में फॉर्म हो जाती है। तो इसी तरीके के इफेक्ट को कॉफ़ी रिंग इफेक्ट कहा जाता है। साथ ही साथ इसको कभी कभी कॉफ़ी स्टैन इफेक्ट और सिंपली रिंग स्टैन भी कहा जाता है। इसके अगर फ्लो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो जब ड्रॉप का जो एवोपरेशन होता है तो वो इंड्यूस करता है जो इनर लेवल पर कैपिलरी फ्लो को। और किसी भी जैसे लिक्विड में एवोपरेशन की प्रोसेस ऐसे होती है कि जो इसका जो एवोपरेशन होता है इसकी एज से स्टार्ट होता है और जब एज से जब एवोपरेशन होना स्टार्ट होता है तो जो सेंटर में जो लिक्विड होता है वो रिप्लेनिश होने लगता है और ये जो इसकी एज पर इकट्ठा होने लगता है। इस जो इफेक्ट को कहा जाता है रस हावर इफेक्ट। और जब जो फाइनल स्टेज होती है ड्राइंग प्रोसेस की तो इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं इसकी एड्स पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरीके के इफेक्ट को बोला जाता है कॉफ़ी रिंग पैटर्न। अभी जो न्यू रिसर्च इसके अंतर्गत हुई जिसमें कॉफ़ी रिंग इफेक्ट का कारण केवल आउटवर्ड ड्रिफ्ट पहले माना जाता था, लेकिन इन्होंने कहा कि ये आउटवर्ड ड्रिफ्ट के साथ साथ इसमें इनवर्ड ड्रिफ्ट मोशन भी होता है। इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि इनवर्ड ड्रिफ्ट का भी मोशन करते हैं और ये सब माइक्रोन साइज के पार्टिकल होते हैं जिसके कारण से जो एड्स पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज को भी ये डिक्रीज करते हैं। इसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा न्यू रिसर्च का? ये रिसर्च एप्लीकेशन करेगा इन एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक साइंस और साथ ही साथ डिसीज डायग्नोसिस में। ये डायग्नोस कर सकेगा एनीमिक कंडीशन, हाइपर लिपिडेमिक कंडीशंस को। ये था क्वेश्चन हमारा कॉफ़ी रिंग इफेक्ट से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।